स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स को अगर हम समझें तो स्टीरियोटाइप्स जब भी किसी एक पर्टिकुलर इंसान या एक इंडिविजुअल के साथ हमारा कोई भी इंटरेक्शन रहा है, कोई भी एक्सपीरियंस हमारा रहा है और वो ठीक नहीं रहा या वो बहुत अच्छा रहा है, तो हम उसको उसकी फैमिली पर या उसकी कम्युनिटी की बेस पर हम उस पर जनरलाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल ये है कि हम कहीं ट्रिप पे गए किसी शहर में, टूर लगा हमारा और वहाँ पर हम कॉमन लोगों में बैठे, सबके बीच बैठे, उनसे गुफ्तगू की, उनके कल्चर के बारे में जाना, और हुआ ये कि हमारे बैग से जो फ़ोन था वो गायब हो गया। ये एक एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ हुआ। होगा क्या कि हमारा परसेप्शन ऐसा बन जाएगा कि वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो चोर होते हैं। वहाँ पर मैं गया था, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो वहाँ के लोग इस तरह के हैं। अक्सर हमारे परसेप्शन इस तरह के बन जाते हैं। किसी भी एक ग्रुप के साथ हमारा कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई भी इंटरेक्शन होता है, उसको जब हम उसकी पूरी कम्युनिटी पे जनरलाइज कर देते हैं, उसकी पूरी कम्युनिटी पे, पूरे ग्रुप पे, पूरी फैमिली पे अप्लाई कर लेते हैं, ये स्टीरियोटाइप्स कहला रहे होते हैं। जैसे बाज़ दफ़ा एडिक्ट्स के बारे में होता है कि जो एडिक्ट्स होते हैं वो मॉरली कोई बुरे लोग होते हैं, यानी एक स्टीरियोटाइप है कि एडिक्ट्स बुरे लोग होते हैं। एडिक्ट्स जैसे एडिक्ट्स जंकी होते हैं, गंदे होते हैं, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, मुझे तो एडिक्ट्स कोई बुरे लोग नहीं मिले, ना ही मुझे एडिक्ट्स कोई गंदे मिले। बट होगा, ऐसा होगा कि कुछ बहुत थोड़ी तादाद में एडिक्ट भी गंदे होंगे, कुछ बहुत थोड़ी तादाद में हो सकता है एडिक्ट्स भी बुरे लोग होंगे। जैसे कि नॉर्मल लोग भी कुछ गंदे होते हैं जो एडिक्ट नहीं होते। यानी क्या जो लोग नशे नहीं करते वो गंदे नहीं होते, पाए जाते हैं। क्या जो लोग नशे नहीं करते वो कोई किसी बुराई में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो फिर ये एक स्टीरियोटाइप है, प्रीजुडाइस है कि या जैसे कुछ कास्ट के बारे में, कुछ शहरों के बारे में कुछ चीज़ें फैल जाती है कि इस शहर के लोग ऐसे होते हैं, तो क्या उस शहर के लोग वैसे ही होते हैं? या इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, तो क्या फिर उस कास्ट के लोग वाकई वैसे होते हैं? तो वो स्टीरियोटाइप होता है। और ये जो बात हो रही है इल फाउंडेड बिलीफ्स के बारे में, ये हमें बहुत ज़्यादा कामयाब होने से रोके रखती है। जो लोग भी इन स्टीरियोटाइप्स पर, इन इल फाउंडेड बिलीफ्स पर, इन ऑब्सोलीट बिलीफ पर जो कि ख़त्म हो जाने चाहिए, यकीन करते रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो तरक्की नहीं कर पाते। आप जावेद कुछ कह रहे थे? सर वो शहर की बात आपने की ना, तो जैसे कहते हैं कि मुल्तान के लोग बेवफा होते हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ही कुछ है मिसालें कि मुल्तान के लोग बेवफा होते हैं या शिकारपुर से ताल्लुक है, या ये शिकारपुर से ताल्लुक है, या ये शिकारपुर का क्या है? वो कहते हैं कि मिठी छुरी होते हैं। अच्छा, तो कुछ पिंडी के बारे में भी मशहूर है, कुछ कश्मीर के लोगों के बारे में भी मशहूर है, कुछ जो है लाहौर के लोगों के बारे में भी मशहूर होगा, कुछ कराची के लोगों के बारे में भी मशहूर होगा। मगर क्या सारे कराची के लोग वैसे हैं? क्या सारे पिंडी के लोग, क्या सारे कश्मीर के लोग, क्या सारे जो है लाहौर के लोग या मुल्तान के लोग ऐसे होंगे? ऐसा तो नहीं है। बट जो नाकाम लोग होते हैं, जो अपने आप को तरक्की नहीं करने देते, तो वो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स, इस तरह के प्रीजुडाइज में अपने आप को महदूद रखते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम लोग लेबलाइज कर देते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, जनरलाइज कर देते हैं। इसकी एक मैंने एक्सपीरियंस किया ये कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक रेस्टोरेंट में गई थी और उसने कुछ ऑर्डर किया होगा वहाँ पर कोई एक डिश, तो उसको वो पसंद नहीं आई। तो उसने मुझे कहा कि वहाँ नहीं जाना, कभी भी जाना ना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ खाना अच्छा नहीं होता। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं वहीं पर गई, तो मैंने ऑर्डर की डिशेस, तो बहुत अच्छी थी। तो हुआ क्या कि उसने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताना शुरू कर दिया, ये स्प्रेड करना शुरू कर दिया, ये स्टीरियोटाइप बना दिया कि फलाना रेस्टोरेंट जो है वो अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो जब भी हम अपने एक्सपीरियंसेस को नेगेटिवली स्प्रेड करते हैं, दूसरों को बताते हैं, लेबलाइज करते हैं, तो वो स्टीरियोटाइपिंग में आ रही होती है। हमारे मरीज भी तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स में भी फंसे हुए होते हैं
जैसे कि नशा करने से कामयाबी मिलती है, जैसे कि चरस पीने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये तो बहुत ज़्यादा है, यानी ये बहुत ज़्यादा मेडिकल के स्टूडेंट्स में, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स में आम है कि चरस पीने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। या इसी तरह से जैसे इन्होंने अभी बात की थी कि वीट जो है वो बहुत सारी मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। कौन सी ड्रग है जो मेडिसिन में इस्तेमाल नहीं होती? मुझे किसी ड्रग का नाम बताएं कि ये मेडिसिन में नहीं इस्तेमाल होती। डॉक्टर साहब आप रहनुमाई करें, क्या कोई ड्रग है जो दवाइयों में ना इस्तेमाल होती हो? सारी ड्रग जो है इस्तेमाली दवाइयों में होती है। सर मैजिक मशरूम नहीं होती। तो सारी ड्रग्स जो हैं वो दवाइयों में ही इस्तेमाल होती हैं। मॉर्फिन ले लें, ठीक है, कैनिबिनॉइड्स ले लें, जितनी भी ड्रग्स हैं वो अल्कोहल ले लें, वो सारी मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं। वो सब की मेडिसिन बनती हैं, वो एक टेस्टिंग जो है फार्मूला होता है, उधर से गुजर के आती हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास इख्तियार होता है कि वो रिकमेंड कर सकता है। मगर क्या कोई ऐसे ही इस्तेमाल कर सकता है? करेगा तो उसको डोज ही नहीं पता होगा, ओवरडोज हाँ, भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से एक स्टीरियोटाइप है जो जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है, वो ये है कि जो ख़वातीन होती हैं वो ड्राइविंग अच्छी नहीं करती। कौन कौन इससे इत्तेफाक करते हैं? पहले तो ये बताया आप लोग। जब भी कोई खातून जो होती हैं आगे पीछे गाड़ी के अंदर, वो ड्राइविंग ऐसी ही कर रही होती है जैसे उनको चलानी बिल्कुल भी नहीं आती। शुरू के साथ शुरू से यही होता है। सही जी। मिस नायरा आपने भी हाथ खड़ा किया? हमें तो बात नहीं खड़ा किया था। हमें तो हमारे उस्ताद ने ये कहा कि 3 लोगों से बच के गाड़ी चलाओ। एक जो बुजुर्ग होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट में जो है ना आपको मार सकते हैं कि वो समझता है कि मुझसे अच्छा कोई गाड़ी नहीं चला सकता। और एक यंगस्टर्स जो होते हैं वो अपनी मस्ती में आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, उससे बचें। और ख़वातीन डर के मारे पहुँच सकती हैं, इसलिए उनसे भी बच कीजिए। सही। खौफ में मतलब घबराहट में आपको डर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो रियलिटी है, जो इसका फैक्ट है वो ये है कि ख़वातीन, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि बहुत रेयरली गाड़ी चलाती थी, बहुत रेयरली ऐसा होता था, बहुत कम रेशो था कि ख़वातीन जो है गाड़ियाँ चलाती थी। तो जब भी कोई एक्सीडेंट उनसे हो जाता था तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता था, बहुत प्रोमिनेंट हो जाता था एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो मेल्स के ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते भी थे बट वो इतने हाईलाइटेड नहीं होते थे, इतने प्रोमिनेंट नहीं होते थे। वो यही था कि रेशो का फर्क था कि फीमेल बहुत रेयरली गाड़ी चला रही होती थी, तो जब भी एक्सीडेंट हुआ बहुत हाईलाइट हो गया, बहुत प्रोमिनेंट हो गया। तो ये इस तरह से ये एक स्टीरियोटाइप बन गया और फिर फीमेल्स का एक बन गया कि जो ख़वातीन होती हैं वो ड्राइविंग अच्छी नहीं करती। एक और ख़वातीन को लेकर स्टीरियोटाइप्स है कि उनके पास अकल नहीं होती। ये भी तो सुना है। सर ये तो फैक्ट है। हाँ, उनकी अकल घुटनों में होती है। सर ये तो फैक्ट है। क्या कोई प्रूव है? अगर प्रूव है तो दें। कितनी बड़ी बड़ी ख़वातीन हैं जो लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं। सो एज कंपेयर टू मैन जो है ना सर, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से की जाता है। जो भी काम करते हैं रिस्पॉन्सिबल। चलो कोई एक अंसर आता है जो मर्द और औरत के दरमियान एक अल्लाह ताला ने एक फ़र्क रखा। उसके अलावा हम भी जॉब में भी हैं, मार्केट में भी एक करेक्शन है। तो हमारा एक एक्सपीरियंस ये है कि एज़ कंपेयर टू मर्द के खातून जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप अपने खानदानों में देखें तो आपको ख़वातीन ज़्यादा पढ़ी लिखी, कामयाब और बेहतर नज़र आएंगी। और कराची में अगर देखें आप ख़वातीन को तो अपने अपने सराउंडिंग में किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने एमफिल किया हुआ है, जो ख़वातीन होंगी। और बंदे जो होंगे, मर्द जो होंगे, उन्होंने PhD किया हुआ है किस में? मावा खाने में। ठीक है, तो आप अपने अपने नज़र घुमाएंगे तो ख़वातीन एमफिल और नज़र आएंगी, मास्टर्स नज़र आएंगी और बंदे PhD नज़र आएंगे मावा खाने में। कि वो मावा खाने में PhD कर लेते हैं या गुटखा खाने में PhD कर लेते हैं, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा है और जो मर्द हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इधर ही ज़ाहिर है, देखो ना सारे पेशेंट में 100% तो या देशों में सर
और बात, अगर आप किसी मतलब आप किसी लड़की को एक औरत को बाहर भेजे पढ़ने के लिए, जैसे पेरेंट्स नॉर्मली भेजते हैं, तो वो मतलब यहाँ पे वैसे भी ड्रग वाला माहौल है, तो इस बात को मतलब ऐसा हाईलाइट करूँ, अगर किसी लड़के को हम भेजें तो वो कुछ न कुछ कारनामे करके ही दोबारा आना है, लेकिन हम किसी लड़की को अगर भेजें उसने मतलब पढ़ के ही आना है, कुछ न कुछ करके ही आना है। तो अगर इस बात पे हम नोट करें कि लड़की में अकल नहीं होती या औरत में अकल नहीं होती, तो वो अगर अकल ना होती तो वो भी तो ड्रग यूज कर सकती है ना। हाँ, ये स्टीरियोटाइप है, पाबंदी नहीं है ना, ये फैक्ट नहीं है, ये स्टीरियोटाइप है कि लड़की में अकल नहीं होती या खवातीन में अकल नहीं होती या उनकी अकल घुटनों में होती है, ये स्टीरियोटाइप है। ओके, अगर मेरी इस बात पर सवाल, मेरे इस बात पर जवाब किसी के पास है यहाँ पे, किसी ऐसे मर्द के पास जो ये सोचते हैं वाकई में, तो वो दे दे बस। अब कोई ऐसा सोचते हैं तो दे दे, जो आप अगर नहीं सोचते तो खामोश रहे, उनका ये सवाल है। तो सारे खामोश ही हैं। तो हम क्लैरिफाई करने की भी कोशिश यहाँ यही कर रहे हैं कि ये फैक्चुअल नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये स्टीरियोटाइप है, कुछ एक्सपीरियंसेस की बेस पर सबको जनरलाइज किया जाता है। इसी तरह से अगर हम अपने ट्रीटमेंट से कनेक्ट करके इस टॉपिक को लेते हैं और वो एग्जांपल्स लेते हैं, तो ऐसा स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में कि ये जो इलाज होते हैं, नशे की बीमारी के इलाज या कोई भी साइकाइट्रिक इलनेस के जो क्लिनिक्स होते हैं, इधर मारा जाता है पेशेंट्स को, तशद्दुद किया जाता है पेशेंट्स को, टॉर्चर किया जाता है। हालांकि ये भी एक किस्म का स्टीरियोटाइप है इस तरह के इदारे, इस तरह के क्लिनिक्स जहाँ होता है ये, लेकिन सब नहीं है। वो यही बात है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक इंस्टीट्यूट की बुनियाद पर आप सारे ग्रुप्स को जो है इस तरह से कह रहे हो, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। दूर नहीं जाते, यहीं पर यहीं की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या टॉर्चर किया जाता है पेशेंट्स को, क्या तशद्दुद किया जाता है? ऐसा तो नहीं है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि जितने भी रिहैब्स होते हैं, जो इलाजगाहें होती हैं, जो साइकाइट्रिक इलनेसेस के क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पर उनको मारा जाता है। इसी तरह से एक और स्टीरियोटाइप भी है कि जो इस तरह की इलाजगाहें होती हैं, वहाँ पर पेशेंट्स को करंट लगाया जाता है। अक्सर फैमिलीज, हम लोग प्रॉस्पेक्ट जब डील कर रहे होते हैं, तो फैमिलीज का ये बहुत मेजर कंसर्न होता है कि आप लोग यहाँ इनको करंट तो नहीं लगाते हैं। कहाँ से आई है ये चीज़ें? सोसाइटी से ही आई है जी। वीडियो दिखाते हैं ना, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में करंट लगा रहे हैं। कितने ही स्टीरियोटाइप्स हैं जो मूवीज से भी, हमारे सोशल मीडिया से भी आ रहे होते हैं, जो इंड्यूस हो रहे होते हैं सोसाइटी में, और फिर लोग जो है वो उसी हिसाब से जो है उनको अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं अपने बच्चे को इस तरफ लाने के लिए जब सोचा, तो मैंने विजिट्स किया है बहुत सारे साइट्स में ना, तो मैं यहाँ भी 3 दफ़ा आया, तो तीसरी दफ़ा आके मैंने डिसाइड किया। तो मैंने विजिट किया, ऊपर मैंने उनकी रहाइश, कमरे वगैरह ये सब कुछ, तो मुझे भी उनकी अपेरेंटली माहौल से भी लगा है कि ऐसा जो कहते हैं ना, तो झूठ नहीं कहते। कुछ आपने सही कहा कि हर जगह नहीं होता, लेकिन कुछ जगह वो लग रहा है कि वहाँ यही होता है। इनके खौफनाक टाइप के बंदे गेट पे रखे होते हैं, जिनसे देख के ही बंदे को दहशत लग रही हो, तो उनको तो मार पीटने के लिए रखा। ऐसे बंदा लगे तो इंसान का कुछ ये में रखे ना, तो गेट पे बंदा देख के ही हम ठीक ठाक आदमी को खौफ लगे, तो जो बीमार है उसकी क्या हालत हो, वो पहले ही सोचता है कि मुझे नहीं रखेंगे तो मारेंगे। तो ये है, ये कोई झूठ की नहीं है, मगर कहीं कहीं तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस तरह की इलाजगाहें होती हैं, बट इसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसी हैं, सभी एक जैसी हैं। वो जैसे एक मुहावरा है ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जैसे अभी शहरों की भी बात हुई, तो हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं। इवन हर फैमिली, एक फैमिली को भी, बहुत छोटी एग्जाम्पल ले लिए, फैमिली में भी डिफरेंट तरीके के लोग हो सकते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं। देखिए 1950 पे अगर हम जाएं तो 1950 में जो मेडिकल नॉलेज था वो डबल होता था इन 50 इयर्स। यानी 1950 में जो मेडिकल नॉलेज था वो डबल होता था 50 सालों के बाद, और फिर 1980 में यही मेडिकल नॉलेज डबल होने लगा इन 7 इयर्स।
और इन 2010 यानी 2010 में मेडिकल नॉलेज डबल होने लगा इन 3 इयर्स और आज हम खड़े हैं इन 2023। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो फिर मेडिकल नॉलेज डबल होना चाहिए एवरी ईयर। अब स्टक कौन होगा? अब स्टक कौन होगा? रुका कौन रहेगा? जो माजी में रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेटली मेरी अपने कोलीग से बात हो रही थी, एक पेशेंट को मैंने असेस किया और उनकी जब मेडिसिन देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और वो कराची का एक बहुत बड़ा नाम है जिनकी वो प्रिस्क्रिप्शन थी। तो मैंने अपने कोलीग को कहा कि इनको क्या हो गया है, इनको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे, ये तो किसी तरह से भी इस पेशेंट की ये मेडिसिन नहीं बनती, तो ये क्यों हो गया, कैसे क्या हुआ? तो फिर हम दोनों आपस में बात कर रहे थे तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बस उन्होंने जब सीखा था, वो काफ़ी सीनियर हैं, तो उन्होंने जब सीखा था, बल्कि वो रिटायर हो चुके हैं, अभी अपना पर्सनल काम करते हैं, तो उन्होंने जब वो सीखा था बस वो उसी बुनियाद पर है। तो इस वजह से आज इन्वेंशन बहुत आगे आ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ एक सर्वे के 1950 में मेडिकल नॉलेज डबल होता था 50 साल के बाद, तो उस वक्त लोग इतनी जल्दी ऑब्सोलीट नहीं होते थे, लोगों को इतनी दुश्वारी नहीं होती कि वो जो सीख के आते थे उसके मुताबिक काम करते करते रिटायर हो जाते थे या दुनिया से रिटायर हो जाते थे। मगर 1980 में यही नॉलेज 7 साल में होने लगा, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का नुकसान करेंगे और खुद भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। और फिर 2010 में 3 साल में और आज हम देखें तो ये हो सकता है हर साल मेडिकल नॉलेज डबल हो रहा है। अब बेहतर इलाज कौन करेगा? जो अपडेट रहेगा। सो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अनफॉर्चुनेटली और ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने को बड़ा वजन और बोझ समझा जाता है, और तो वो पढ़ने लिखने पर तवज्जो नहीं देते, न्यूअर रिसर्चेस पर नहीं फोकस करते। जैसे देखें कि मैंने देखा है अपने वालिद साहब के हाथ पर भी, अपने दादा के हाथ पर भी, कि बहुत बड़ा सा टीके का निशान था उनके यहाँ पर। तो मैं जब छोटा था तो उनसे पूछता था ये किस चीज़ का है, तो कहते थे कि ये कोई वैक्सीनेशन हुई थी। और जो भी बुजुर्ग होंगे 60 इयर्स, आपके भी है ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरे क्यों नहीं है? तो मैंने कहा ये आप उस तरह से टीका नहीं लगता, उस तरह की वैक्सीनेशन नहीं है। तो ऐसे ही एडिक्शन ट्रीटमेंट में, कि पहले वक्तों में एडिक्शन ट्रीटमेंट ऐसा होता होगा, यहाँ तक के पहले वक्तों में मैंने खुद इन 2008 यानी 2008 में मैंने खुद एक ऐसे रिहैब को विजिट किया ड्यूरिंग इंटर्नशिप इन इस्लामाबाद, के जहाँ का रिचुअल था कि जब कोई पेशेंट एडमिट होता था तो पहले दिनों में उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ था। उस टेबल के नीचे एक जो है गद्दा टाइप, दरी टाइप चीज़, जो है मोटी चादर टाइप चीज़ डाली होती थी। और फिर जब मरीज को विड्रॉल शुरू होते थे तो फिर एक चादर मरीज को लिटा के उसके ऊपर डालते थे और एक डंडे से उसकी पिटाई करते थे। 2008 की मैं ये बात कर रहा हूँ। इन इस्लामाबाद एक रिहैब था जिसमें मैंने खुद वो देखा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे लगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यानी ये मैं किसी गलत काम में तो नहीं जा रहा। तो बेसिकली दे आर दोज पीपल जिन्होंने ये अहद किया होता है कि हमने बदलना नहीं है, हमने ऑब्सोलीट चीज़ों के साथ रहना है, हमने पुरानी चीज़ों के साथ रहना है, हमने पुराने तरीक़ों के साथ रहना है, क्योंकि सीखना मुश्किल होता है। सीखना जो है आपको कंफर्ट जोन से निकालता है, आपको आगे लेकर जाता है, तो लोग पीछे रहना पसंद करते हैं। तो ये फिर इसकी वजह से जो है वो बात, अगर किसी शख्स का वहाँ का तजर्बा रहे इलाज के बारे में, तो वो क्या कहेगा बाहर निकल के कि पीटा जाता है, वो ये कहेगा बट इट इज़ ए स्टीरियोटाइप, इट इज़ ए प्रेजुडिस, कि सारे तो ऐसे नहीं हैं, सब लोग तो इस तरह से डील नहीं करते हैं, सब लोगों का बात करने का तरीक़ेकार तो इस तरह से नहीं है, सब लोगों का इलाज करने का तरीक़ेकार तो इस तरह से नहीं है। तो स्टीरियोटाइप का मतलब ही ये है कि कोई एक
होता है और वो बात सब पर फैला दी जाए और सबको उस नज़र से देखा जाए, तो ये स्टीरियोटाइप है। इसी तरह से इलाज के बारे में एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि इलाज गाहों में तो मंशियात फराहम की जाती हैं, वहाँ तो सिगरेट दी जाती है, वहाँ तो नस्वार दी जाती है। अगेन सब में नहीं दी जाती, लेकिन उन कुछ की वजह से सब पर ये स्टीरियोटाइप एक आ गया है, सबके बारे में ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि हर इलाज गाह में, हर रिहैब में मंशियात फराहम की जाती हैं। उनको जब क्रेविंग होती है, इवन लंच के बाद, इतना भी बता दें कि लंच के बाद उनको सिगरेट एक दी जाती है। तो ये कुछ इदारों में हो रहा है, कुछ इलाज गाहों में ये हो रहा है, और उसकी वजह से ही तमाम पर ये स्टीरियोटाइप जो है वो बन रहा है, लेबलाइज हो रहा है सब पे। तो आप लोग अब बताएं कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में किस तरह के स्टीरियोटाइप्स का सामना किया, या आप भी आज तक कुछ स्टीरियोटाइप्स में फंसे हुए हैं? जी सर, मैं पहले पेशेंट्स का एक स्टीरियोटाइप डिस्कस करना चाहता हूं। जी जी जी। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके 4 इलाज हुए हैं, किसी के 5 इलाज हुए हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि ये तो इलाज ही होता रहेगा बार बार, इसका कोई, अब जाहिर है जैसे कि आपने डिस्कस किया कि कोई ऑब्सोलीट इलाज करवा के आया है, वो इलाज हुआ ही नहीं है बेसिकली। तो अक्सर पेशेंट्स की ये माइंडसेट होता है कि ये इलाज होता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। क्या ये एक बुरी बात है अगर इलाज होता रहे और बंदा ठीक रहे? नहीं, जैसे बार बार मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर देयर आर फ्यू केसेस जो क्रॉनिक होते हैं, बट वो सिर्फ 3 से 5% हैं, बट क्या हमें एक दफ़ा बुखार होने के बाद दोबारा बुखार हो तो हम एंटीबायोटिक नहीं लगवाना चाहेंगे? क्या हम ये कहते हैं कि क्या हुआ, अब हम हमेशा एंटीबायोटिक ही लगवाते रहेंगे? हम में से कितने लोग हैं जो बड़ी फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेते हैं, साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा? तो हम तो नहीं कहते कि क्या छोड़ो परे, अब मुझे बुखार होगा, मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो मैं एंटीबायोटिक नहीं दूंगा। या किसी को दिल का दौरा पड़े तो वो फिर कहे जी पहले 2 दफ़ा तो मैं दिल के वार्ड में हो आया हूँ, अब नहीं जाऊँगा। अगर कोई भी चीज़ ज़िंदगी बचाने के लिए है तो वो बेहतर है। तो नशा भी तो रोज़ाना ही करता रहता है, बल्कि सुबह शाम करता रहता है, नहीं कहता कि क्या मैं ये रोज़ाना ही करना पड़ेगा, मुझे सुबह शाम ही करना पड़ेगा, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अगेन अनदर पिक्चर, जैसे स्टीरियोटाइप्स है ना, वैसे ही कुछ सुपरस्टिशंस भी हैं जिसमें ज़्यादा लोग एशिया में बहुत ज़्यादा लोग सुपरस्टिशंस में फंसे हुए होते हैं। काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी, है ना? इसी तरह से एक और मैंने देखा है, आप में से किसी ने कभी मर्सिडीज के पीछे कोई जूता टूटा हुआ लटका देखा? मर्सिडीज के पीछे, नॉर्मली रक्षों के पीछे होता है, मर्सिडीज के पीछे मैंने नहीं देखा। ठीक है, फॉर्च्यूनर के पीछे, मर्सिडीज के पीछे मैंने कभी नहीं देखा। और मगर रक्षे के पीछे होगा, टैक्सी के पीछे होगा, टीचर मेहरान पे होगा, ठेले पे होगा, उसको नजर लगनी है और फॉर्च्यूनर को नहीं लगनी, मर्सिडीज को नहीं लगनी। अगर नजर लगनी चाहिए तो फिर पहले मर्सिडीज को लगनी चाहिए ना, या फॉर्च्यूनर को लगनी चाहिए, या कोई बड़ी गाड़ी है तो उसको लगनी चाहिए। ये नजर ने रक्षे को ही लगना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रक्षा चला रहा है उसके बिलीफ कुछ रक्षे वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बिलीफ कुछ रक्षे वाले हैं कि वो उस तरह की कुछ सुपरस्टिशन में फंसा हुआ है, और जो मर्सिडीज चला रहा है उसके बिलीफ कुछ मर्सिडीज वाले हैं, और वो सारी सुपरस्टिशन से निकल चुका है। और एशिया में ये बहुत ज़्यादा है। लकी नंबर ऐसी है ना, लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे, तो ये बहुत सारी सुपरस्टिशंस हैं जिसमें लोग फंसे हुए होते हैं और रुके होते हैं, स्टक होते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। और वो हर चीज़ को, बहुत सारे लोग तो डेट, लकी डेट भी कोई होती है कि ये डेट, ये नंबर लकी है तो मैंने इसी नंबर पे, इसी दिन, इसी तरह से कुछ काम करना है तो कामयाब हो जाऊंगा। मैं पढ़ रहा था यूएस में, अमेरिका में लोग इस खपत में बहुत ज़्यादा हैं कि वो जी लकी डेट, लकी नंबर, जो कोई शॉपिंग करनी, जो कुछ करना, वो इन चक्रों के अकॉर्डिंगली। हाँ, बट ये सुपरस्टिशंस है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो बंदे का कोई बुरा दिन होगा। अगर कोई प्रूव है, किसी के साथ हो गया,
किसी के साथ हो गया, उसने कहा यार आज काली बिल्ली ने रास्ता काटा था, और उसने जितने लोगों को आगे बताया उन सब ने भी इस पे यकीन कर लिया, वापस कर गए कि जी छोड़ो जी काली बिल्ली रास्ता काट गई है और अब कहीं आगे नहीं जाना, या ये लकी है या अनलकी है। ये बहुत बहुत यानी कि अब हमें बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए। एक लेट्स सपोज एक सर्विस शुरू हो यहाँ से हैदराबाद की, एक सर्विस शुरू हो ट्रांसपोर्टेशन की, गधा गाड़ी की, आप में से कौन कौन है जो जाना चाहेंगे? कोई भी नहीं जाना चाहेगा। हालांकि कोई इतनी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लोग सफर करते थे कितने साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले। बिहारी का कोई होगा तो तकरीबन 100 साल पहले अगर हम देखें तो लोग जाते होंगे, 100 भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूँ। जो हैदराबाद जाते आते रहते हैं, हो सकता है 40-50 साल पहले भी लोगों को देखते होंगे जाते आते। बट अभी हम नहीं जाना चाहेंगे, हम जो है बस में जाना चाहेंगे, ट्रेन में जाना चाहेंगे, गाड़ी में जाना चाहेंगे, ऑटो में जाना चाहेंगे, बाइक पे जाना चाहेंगे, बट गधा गाड़ी पर नहीं जाना चाहेंगे। हम हैं गधा खुद भी नहीं जाना चाहेगा। गधा खुद भी नहीं जाना चाहेगा। सो समझ आइए ये बहुत यानी ये ऑब्सोलीट हो गई है, हमें हम अपडेट कर रहे हैं, तो फिर हमें अपने ख्यालात के मामले में भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए और अपने ख्यालात को करीब करना चाहिए उन चीज़ों के जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हों, जो ट्रूथ हों, जो कि साबित होते हों कि जी इसका मतलब ये है और ये फलां तहकीक रिसर्च में साबित हो रहा है। क्योंकि आज तो ये जानना मानना बहुत आसान है। देखें जो लास्ट सेंचुरी थी ना, लास्ट जो सेंचुरी थी उसमें बहुत बड़े काम हुए। जैसे एक बड़ा काम हुआ जो कि बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने किया कि पेनिसिलिन डिस्कवर की, और इतना बड़ा काम हुआ पेनिसिलिन की डिस्कवरी के आज हम सब जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में, जब कोई इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है तो हम फ़ौरन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं और हमारी जान बच जाती है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। इसी तरह से एक और लास्ट सेंचुरी में ही डिस्कवरी हुई जो कि रॉकेट साइंटिस्ट ने की कि इंसान को चांद पे ले गया। और तीसरी बड़ी डिस्कवरी क्या हुई, वो भी लास्ट सेंचुरी में ही हुई और बहुत बड़ी डिस्कवरी है। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इंटरनेट बना दिया। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, हमारी ज़िंदगियों को कितना आसान बना दिया। हमारे लिए आज पढ़ना लिखना सीखना समझना जानना कितना आसान है। आज मैं अगर जानना चाहूँ कि अमेरिका की फलां रिहैब में इलाज कैसे होता है, तो मुझे कोई अमेरिका की उस रिहैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठे उनकी वेबसाइट, उनके यूट्यूब चैनल, उनके फेसबुक को विज़िट करूँगा, मुझे उनकी फ़िलॉसफी पता चल जाएगी कि उनके रिसर्च पेपर पढ़ूंगा, उनकी को पब्लिकेशन पढ़ूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि इनकी फ़िलॉसफी क्या है, ये इलाज कैसे करते हैं। मगर 50 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तो ऐसा नहीं था। अगर कोई जानना चाहता है कि जी अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है और लेट्स सपोज डिलेंसी स्ट्रीट है, हेजिल्डन है, मिनेसोटा है, या जो कोई भी है, वहाँ पर नाइडा है, वो इलाज कैसे करते हैं, तो उसको वहाँ जाके नाइडा की जो मैनेजमेंट है, डॉक्टर्स हैं, उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे गुफ्तगू करना पड़ेगी, विजिट करना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा। मगर आज यहाँ बैठे बैठे उनकी पूरी प्रीमिसेस के अंदर की जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, पता चल जाएगा। जैसे कुछ लोग मुझे सिंध से कॉल करते हैं, कोयटा से कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी हम कैसे आएँ, हम देखना चाहें, तो मैं उन्हें कहता हूँ मैं आपको कुछ वीडियोस सेंड कर रहा हूँ, उससे आप हमारी पूरी जो फैसिलिटी है वो विज़िट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा हमारे रूम्स कैसे हैं, हमारी इंडोर फैसिलिटी कैसी है, और वो वहाँ बैठे ही विज़िट कर लेते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि अच्छा आप जानना चाहते हैं कि हम इलाज कैसे करते हैं, तो मैं एक दो और वीडियोज़ आपको भेज देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हम इलाज कैसे करते हैं। और मोस्टली जो दूर के लोग हैं वो बेचारे आते नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया कि आपने 3 दफ़ा विज़िट किया, मगर कोई बंदा लाड़काना से है तो वो तो 3 दफ़ा नहीं विज़िट कर सकता, तो वो फिर वहीं बैठे बैठे ही आज इस इंटरनेट की वजह से ये सारा कुछ कर लेता है। बट ये सब कुछ पिछली सेंचुरी में हुआ। जिस सेंचुरी में अब हम रह रहे हैं, इस सेंचुरी की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है, और इस सेंचुरी में
अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो उसको क्या बनने की ज़रूरत है? बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने काम किया पेंसिलिन बनाने का, और रॉकेट साइंटिस्ट ने हमें चांद पे पहुंचा दिया, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इंटरनेट बना दिया और हमारी बहुत आसानियां कर दी। बट आज अगर हमने कामयाब होना है तो फिर हमें क्या बनना है? हमें साइंसदान बनना है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी के साइंटिस्ट हैं और हमें उन चीज़ों पर एतमाद कर लेना है जिनका हमारे पास सबूत है, और हमें उन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड कर लेना चाहिए जिनके सबूत नहीं है। जैसे कि मेरी दादी ये कहती थी, अभी भी हयात हैं वो, कि रात में सफाई नहीं करनी चाहिए। उनके जो वर्ड्स होते थे वो ये थे कि रात में झाड़ू नहीं देनी चाहिए, झाड़ू फिर जाती है, या झगड़े हो जाते हैं, सफाई हो जाती है, ये कोई बदशुगन है। ये बदशुगन का वर्ड कोई था, मेरी दादी ऐसा कहती थी। गुर्बत आ जाती है, रिजल्ट चला जाता है। तो क्या ये साइंटिफिकली प्रूव है? बहुत सारी फैक्ट्रीज कंपनियों में तो रातों में सफाइयाँ हो रही होती हैं, उधर तो कोई नहीं गुर्बत आई, तरक्की कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर आप जाएं, क्या सफाई नहीं हो रही होती? तो फिर उधर तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये बात क्यों कर दी? फिर हो सकता है जिस दौर में, क्योंकि उनकी एज 95 है, उस वो थी, उन्होंने अपने बचपन में हो सकता है अपनी वालिदा से यही बात सुनी हो, और उन्होंने जब ये बात सुनी तो उस वक्त क्योंकि रोशनी का बंदोबस्त नहीं होगा और रातों को अंधेरे में सफाई करते हुए कुछ बिलोंगिंग्स और कुछ प्रीशियस चीज़ें हो सकता है साथ फेंक दी जाए। दिमाग इस बात को मानता है ना, तो उस वक्त हो सकता है ये बात ठीक थी। मगर आज भी अगर कोई ये बात कहता है तो वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर, उन्होंने जब मैं छोटा था तो मुझे भी कहा, मेरी वालिदा को भी कहा, तो क्योंकि उनका ये एक तजर्बा था। तो क्या आज भी मैं भी इसी पर यकीन करूं और मैं भी सबको कहूं कि नहीं, रात को नहीं सफाई किया करें? तो क्या कोई साइंटिफिक ये सुना था, मतलब मोबाइल पे सुना था कि इसकी एक वजह ये है कि जब हम रात में सफाई करते हैं ना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया है। जैसे रात में सोने का, सुबह उठने का, हर चीज़ का एक निज़ाम है। तो हम जब रात में सफाई करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको रिस्क का वक्त बनाया है, वो रात में निकलते हैं अपने रिस्क के तलाश में। तो हम जब रात में सफाई करते हैं ना, तो जैसे झाड़ू पे कटती है तो बददुआ देते हैं, तो उससे रिस्क निकलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुना था मोबाइल नहीं, वो ये अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी मैं सुनाता हूँ, चले आपको, आपने हो सकता है सुनी हो पहले भी। एक कहानी है जो कि ये है कि एक मेंढक को एक पानी में डाला गया, बर्तन में रखा, पानी में डाला और चूल्हे पर रख दिया, और पानी गर्म होने लगा, और गर्म होते होते आखिर में क्या हुआ, मिस मिसबा बताएंगे क्या हुआ? वो मर गया। ये सुनी है ना आपने कहानी। और फिर उन्होंने एक बर्तन में पानी डाला और जो है पानी को चूल्हे पर रखा, और जब पानी उबलने लगा तो फिर मेंढक को पानी में डाल दिया, तो फिर क्या हुआ? जम कर गया। किसने ये कहानी सुनी हुई है? ये गलत कहानी है, ये कहानी गलत है। क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे पढ़ा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सेम यही, और उन्होंने क्योंकि हम बहुत दफ़ा कहानी सुन के उस पर यकीन कर लेते हैं बगैर क्रिटिकली सोचे हुए। उन्होंने जो है ऐसे ही बर्तन रखा और उसमें साथ ही पानी डाला और मेंढक डाल दिया, और जैसे ही मेंढक को पानी अनकंफर्टेबल फील हुआ वो बाहर जो है जम कर गया। मगर जब पानी उबलते हुए पानी में मेंढक को डाला तो वो जल गया, उसमें हिम्मत ही नहीं रही जम मारने की और वो तबाह हो गया। दिस इज रियलिटी, क्योंकि ये साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव हुई कि ये रियलिटी है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियों पर हम अन्य यकीन कर लेते हैं और साइंटिफिकली वो ठीक नहीं होती। हम कई सुनी बातें, जैसे कि एक और चीज़ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक खातून को एक डिश बनाने के लिए कहा गया और उन्होंने एक डिश बनाई
मगर उन्होंने डिश जो है वो बहुत छोटे छोटे बर्तनों में, काफ़ी सारी डिश बनाई मगर बहुत छोटे छोटे बर्तनों में बनाई। तो उनकी जो साहबजादी थी उन्होंने पूछा कि आपने ये क्यों बहुत छोटे छोटे बर्तनों में बनाई है? तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मा ने भी ऐसे ही बनाई थी तो मैंने इसीलिए ऐसे बनाई और उन्होंने मुझे ऐसी सिखाई थी। तो उन्होंने कहा चलो नानी से पूछते हैं, और वो नानी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी आप ये डिश ऐसे छोटे छोटे बर्तनों में क्यों बनाती हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मेरी अम्मा ने मुझे ऐसे ही सिखाई थी तो इसलिए बनाते हैं। तो उनकी अम्मा भी हयात थी, तो वो सारे मिलके उनकी अम्मा के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि जी ये ऐसे क्यों क्यों बनाते हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरी सहेली ने मुझे ऐसे सिखाई थी। तो फिर वो उस सहेली के पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी ये डिश आप ऐसे छोटे छोटे बर्तनों में क्यों बनाती हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरे घर में बर्तन ही छोटे छोटे थे तो मैं भी छोटे छोटे बनाती थी, तो आपके घर में अगर बड़े बर्तन हैं तो हम बड़े में ही बना दें। तो ये जो है एरोनियस बिलीफ्स हैं, ये ऑब्सोलीट बिलीफ्स हैं कि हम बाज़ दफ़ा कुछ हरकतें ऐसे ही करते रहते हैं क्योंकि हमने वैसे करते हुए देखा था, मगर वो नए तरीक़ों से भी हो सकती हैं। जैसे कि किसी ने इन 1920 सफ़र करते हुए गधा गाड़ी में देखा और फिर वो सो गया, और फिर उठा वो 2020, तो वो किस पे सफ़र करेगा? गधा गाड़ी पे सफ़र करेगा क्योंकि वो तो सो गया था। तो हमें नहीं लगता कि हम भी सोए हुए हैं? आपको नहीं लगता कि हम भी सोए हुए हैं? हमें इसको जगाने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के मेथड्स को हमने पीछे छोड़ दिया। हमें से कोई आज खत नहीं भेजता। क्या कोई भेजता है? किसी ने अगर आज लाहौर अपनी खाला को, चाचा को, मामू को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को कोई पैगाम पहुँचाना हो तो कबूतर के जरिए खत भेजेंगे या पोस्ट ऑफिस के जरिए खत भेजेंगे, मैसेज कर लेंगे, ईमेल कर देंगे। देखें ना फैक्स कितनी पुरानी है, थोड़ी सी पुरानी है, बड़ी यूनिक हुआ करती थी, बहुत कम लोगों के पास ये ऑफिस में होती थी। ऑब्सोलीट हो गया, फैक्स कोई करता है? सिर्फ ऑफिस में होती थी, वो घरों तक तो पहुंची नहीं, सहूलत महंगी होती थी, तो ऑफिस से ही खत्म हो गई, ईमेल आ गई, यहाँ से ईमेल ट्रांसफर करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, वो प्रिंट निकाल लेते हैं। तो हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें अपने आप को ख्यालात के लेवल पर भी कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की जरूरत है। आप में से कोई मुझे बताएगा? जी सर वो भी लिमिटेड हो जाएगा ना, ख्यालात की भी एक हद है, एक हुदूद है। अगर आप बोलें ख्याल की मतलब जैसे साइंटिफिकली ही सब चीज़ें होंगी, वो ज़िंदगी के शोबे में सही है, लेकिन जहाँ तक रूहानियत की बात है और जहाँ तक जो हमने भी जो बात की, काफ़ी की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, क्योंकि अल्लाह के जो राज है वो इंसान नहीं जान सकता। तो जिस बात का इंसान को मुकम्मल इल्म ना हो तो वहाँ पे इंसान खुद बेबस होता है। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए इल्म ना हो तो? इल्म हासिल करना चाहिए, और किसी चीज़ का इल्म भी हो, प्रूफ भी हो, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उस प्रूफ पे यकीन करना चाहिए ना। फिर तो यानी एक मिसाल के तौर पर बुखार की पैनाडोल है, तो फिर हमें पैनाडोल पर रिलाई करना चाहिए या पैनाडोल छोड़ के अल्लाह से मांगनी चाहिए? पैनाडोल खा के अल्लाह पे यकीन। हाँ, पैनाडोल खा के हमें अल्लाह पर यकीन करना चाहिए, शिफा अल्लाह ही देगा। मगर अगर आप पैनाडोल खाए बगैर अगर अल्लाह से ही मांगेंगे तो अल्लाह का क्या पैगाम है? मैं अभी कुछ दिन पहले सफर कर रहा था, गाड़ी में जा रहा था इधर सदर की तरफ, तो नुमाइश पे एक मस्जिद आती है, खत्म नबूवत की मस्जिद है, तो उसके बाहर एक तहरीर मुझे पढ़ने को मिली और मेरे दिमाग में बड़ी रोशनी हुई और बड़ी अच्छी तहरीर थी। और वो तहरीर ये थी, कोटेशन लिखी हुई थी, कोटेशन ये थी कि पूरी रात की इबादत, पूरी रात की खड़े होके नफली इबादत से ज़्यादा बेहतर है कोई एक सबक हासिल करना, कोई एक इल्म हासिल करना, एक लफ्ज़ इल्म का जो है वो सीखना। तो इल्म तो इतना अहम है हमारे लिए, इतना अहम है, क्योंकि इल्म ही तो है जो पेनिसिलिन आई। पहली वाली थी ना इक़रा बिस्मिल्लाह। हाँ, तो इल्म, और अगर किसी चीज़ का इल्म मिल गया है, अगर तो इल्म इन्वेंट ही नहीं हुआ, जैसे पेशेंट हमें कहते हैं कि जी कुछ सिगरेट की तो इजाज़त दिया करें, तो हम कहते हैं हमें अभी इल्म इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए हम भी आगे ये इजाज़त फॉरवर्ड नहीं कर रहे। जिस दिन कोई इन्वेंशन होगी कि जी करो जी, कुछ ही नहीं होता, तो हम भी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अब कोई चीज़ हमारे पास नहीं है इजाज़त, तो हम भी आगे नहीं फॉरवर्ड कर रहे, क्योंकि अभी तक की साइंस ये कह रही है
कि ये ठीक नहीं है, और जो भी टोटल एब्स्टिनेंस को तोड़ेगा वो रिलैक्स हो जाएगा। अभी तक की साइंस ये कह रही है, बट ये आखिरी साइंस नहीं है, क्योंकि मैं ही खुद आपको बता रहा हूँ कि अब तो साइंस बहुत जल्दी मेडिकल नॉलेज डबल हो रहा है। कितनी चीज़ें जो हमारे वालिदैन के साथ ट्रीटमेंट के लिए होती थी मगर हमारे साथ नहीं होती, कितनी चीज़ें हैं जो हमारे साथ नहीं होती मगर वालिदैन, हमारे ही वालिदैन को वो बीमारियाँ होती तो उनके ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ही वैसे इलाज करते थे, डॉक्टर ही करते थे, वो भी डॉक्टर थे, क्योंकि साइंस ने कोई नया तरीका नहीं निकाला था, नए तरीके निकाल दिए। ऐसे ही हो सकता है अगले 10 साल बाद जैसे आज नशे की बीमारी का इलाज हो रहा है ऐसे भी ना हो। सदाकत क्लिनिक में ही देखें, हसनैन आपने कब इलाज करवाया था? 2020 में करवाया था, 3 साल पहले। आप अभी ऊपर जाते हैं, क्या जैसे 2020 में इलाज होता था, जो बातें होती थी वही सुनने को मिलती है। ये सेशन भी नहीं होता था, थोड़ी बहुत अपडेट आ गई, अपडेट हो गई है, काफी अपडेट हो गई है। क्या इतने फ्रीक्वेंटली फैमिली विजिट होते थे? मुझे याद है इन 2014 हम महीने बाद 15 दिन बाद एक विजिट करवाते थे, 15 दिन या महीने के बाद। मुझे याद है कि इन 2010 पूरे इलाज में मरीज की अपने घर वालों से मुलाकातें 3 ही हुआ करती थी। आज हफ्ते में 2 हो जाती है, बहुत फ्रीक्वेंटली हफ्ते में 2 मुलाकातें हो जाती है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ 2010 या जो है थोड़ा और पीछे जाए 2005 में 2000 यानी 2000 से 2010 के दरमियान में जो घर वालों की अपने प्यारे से इलाज के दौरान मुलाकातें होती थी ना 100 दिनों में, वो 2-3 ही होती थी पूरे इलाज में, सिर्फ 2-3 मुलाकातें, और फैमिली का कोई आना जाना नहीं होता था। फैमिली बस उन 2-3 मुलाकातों में ही आते थे और मिलके चले जाते थे। क्या आज ऐसे ही हो रहा है? आज साइंस कह रही है कि मरीज से ज्यादा फैमिली को जरूरत है, इसलिए हम आपको बुला के हर दूसरे दिन, बाद दफा फैमिली थोड़ा नाराजगी का इजहार करते हैं कि बीमार तो हमने आपको दे दिया, आप हमें क्यों और बुला रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं, आपकी हमें जरूरत है, क्योंकि साइंस ने बताया कि फैमिली जितना ज्यादा इल्म हासिल करेगी, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग हासिल करेगी, उतना ज्यादा इलाज की कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उतना ज्यादा वो इलाज जो है कामयाब होगा। तो मेरा सवाल है, ज़हीन कौन है आज? ज़हीन कौन है? करेगा सर, नई नॉलेज एक्वायर करेगा, नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज एक्वायर करेगा। आज ज़हीन कौन है? जो नई चीज इन्वेंट करेगा, नई चीजें इन्वेंट करेगा। अच्छा, ज़हीन कौन है? जो अवेलेबल डेटा से फायदा उठाएगा, अपने को अपडेट रखेगा, जो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता रहेगा। अच्छा, ज़हीन कौन है? ज़हीन वो है जो सीखता है जी, जो ऑलरेडी प्रूवन चीजें उनको मान ले और फिर जो नहीं है प्रूवन उनको प्रूव करने लग जाए। अच्छा जी, ज़हीन कौन? अब्दुल्ला कह रहा था। अब्दुल्ला, आपने क्या कहा था? मैंने कहा था जो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता रहेगा। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ। जैसे कि जो तरीके पहले होते थे वो तरीके अब नहीं अपनाएगा, जो नए तरीके इजाद हुए हैं उन तरीकों में अमल करेगा। अच्छा जी, जो बिलीफ्स से हटके रियलिटी पे आएगा। बिलीफ्स तो वही होते हैं ना, किसी को देख के मान लिया, लेकिन रियलिटी वो होती है कि ऑब्जर्व करके, प्रूव करके फिर जाना कि यही चीज सही है। जी, और कोई भी बताए? सर, ज़हीन वो है जो सीखता है। ज़हीन वो है जो सीखता है। अच्छा, उसको सीखना है जी। और चलिए मैं एक साइकिल के थ्रू आपको बताता हूँ। एक साइकिल ये है, फख्र पहला है। क्या? फख्र, यानी जो मैं जानता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मुझे पता है
जो मेरा इल्म है मुझे उस पर फख्र है, मुझे उस पर यकीन है, मैं उसके लिए ही बाइस हूँ और मैं उसी की तौसीक करता हूँ, साबित करता हूँ। बाइस्ड बेसिकली दो तरह के बाइस्ड होते हैं। बाइस्ड भी इसी में आता है, स्टीरियोटाइप्स में, तजस्सुस में। एक कंफर्मेशन, साइकोलॉजी में दो बाइस पढ़ाए जाते हैं। कंफर्मेशन बाइस है सीइंग व्हाट वी एक्सपेक्ट टू सी, और एक जो है दूसरा बाइस्ड है डिजायरेबिलिटी बाइस्ड। जो डिजायरेबिलिटी बाइस्ड है उसमें सीइंग व्हाट वी वांट टू सी। और मैंने हमारे मरीजों को इन बाइस्ड में फंसा हुआ देखा है कि वही देखना चाहते हैं, वो वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, वही देखते हैं जो वो देखना एक्सपेक्ट करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे होते। हम उन्हें उससे बाहर निकालते हैं, हम उन्हें उनसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इल फाउंडेड बिलीफ में फंसे हुए होते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़हीन होते हैं, जो आजिज़ी का मुज़ाहरा करते हैं, अपनी ही सोचों पर शक करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ ये ठीक है भी कि नहीं है। अपनी ही सोचों पर शक करते हैं। अब ये हिंट मिल रहा है आपको। और तजस्सुस में जाते हैं और इन्वेंशन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी ही सोचों पर शक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ही सोचों पर जो है तजस्सुस नहीं करेंगे, तो आप नई चीज दरियाफ्त कैसे करेंगे। जैसे हमारे मरीज शक ही नहीं कर, कहते नहीं हमें पता है नशे ही ठीक है, साइंस कुछ और कह रही होती है। कहते नहीं हमें पता है नशों में ही मजा है, नशे ही जिंदगी है। बट क्या रियलिटी ये है, क्या ट्रूथ ये है? तो जो ज़हीन लोग होते हैं ना, उनके अंदर जो उनकी जो निशानी होती है, और आज मैं आपको पेशेंट को ही कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ कामयाबी की, जो कामयाबी की फोरकास्ट है वो भी यही है। ज़हीन लोगों में ये चीज होती है। कि वो रीथिंकिंग करते हैं और अनलर्न करते हैं। आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे रीथिंकिंग और अनलर्न क्या है? ये ज़हीन की निशानी है। और पेशेंट को ही आपको कर देता हूँ, फोरकास्ट कर देता हूँ कामयाबी की, कि वो बहुत ऑफन, बहुत फ्रीक्वेंटली अपने नजरियात बदलते रहते हैं। वो आपको रिजिड, फंसे हुए, रुके हुए नहीं नजर आएंगे। जैसे ही उनको कोई चीज पता चलती है तो वो उसको वेलकम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ना 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 ना, मुझे पता है, बस ये गलत। हम तो उसको यू टर्न वाले आपसे यू टर्न वाले बोलते हैं, बट साइंस से सोसाइटी सर हम बोलते हैं आजकल जो पॉलिटिकल एरा साइंस ये कह रही है कि जी रीथिंकिंग ज़हीन लोगों की जो निशानी है वो सोचना और सीखना नहीं है। सोचना और सीखने वाले ज़हीन नहीं होते, बल्कि अपनी ही सोचों के बारे में दोबारा सोचना इज रीथिंकिंग। कि रीथिंक करना कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये ठीक है, और कुछ चीज़ों को भुलाकर उनकी जगहों पर नया सीखना, बेटर सीखना, अच्छा सीख लेना, पुरानी को भुलाकर। ये ज़हीन लोगों की निशानी है। जो ज़हीन नहीं होते, अब इसके बारे में इसका ऑपोजिट क्या होगा? कि जो बेवकूफ़ होते हैं, जो वो सोचते हैं, कहते हैं बस यही ठीक है, रिजिड होते हैं। सर हजरत अली ने भी तो अपने कॉल से ये बताया है, मैसेज दिया है कि जो इंसान अपने आप को सही समझता है असल में वही गलत होता है। क्योंकि सही अपने आप को ही सही समझना है, इसका मतलब है कि आप ही गलत हो, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए अपने ऊपर। आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप दरियाफ्त नहीं कर सकते, आप अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो सही समझ रहे हैं। आप फिर जहाज ही ना बना सकते, आप फिर इंटरनेट ही ना बना सकते। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं कह रहा था कि भरे में कुछ आ नहीं सकता, खाली होता है, हाँ कोई हो सकता है। हाँ बिल्कुल। सो ये पॉइंट समझ आ रहा है? हम सबको इसकी ज़रूरत होती है, और वही लोग आगे बढ़ते रहते हैं, कामयाब होते रहते हैं जो बाकायदगी से ये करते रहते हैं। अगर सदाकत क्लिनिक भी रीथिंकिंग और अनलर्न ना करता तो आज 20 में जैसे 2000 में इलाज कर रहा था वैसे ही कर रहा होता। और हम में से भी बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर रीथिंक और अनलर्न नहीं करेंगे तो वैसे ही जीते रहेंगे जैसे जी रहे हैं, और फिर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम सबको आज की जो इस सेंचुरी में वही कामयाब है जो अपनी ज़िंदगी का साइंटिस्ट बनता है, जो अपनी सोचों के बारे में सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ इसको क्या
कोई चीज़ साबित करती है, तो साइंस इसको साबित करती है। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, ये एक सोच हर मरीज की मैंने देखी है, हर मरीज की। तो वो सोच ले कि मैं ये जो सोच रहा हूँ कि सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, क्या साइंस इसको प्रूव कर रही है? अगर तो साइंस भी खामोश है तो फिर भी चले कुछ बात है कि साइंस भी खामोश है, मगर साइंस तो खामोश नहीं है इस मामले में। अगर अपना ही तजुर्बा देखें, साइंस की चले आप नहीं जाते, आप खुद पर ही आपका आजमाया हुआ है कि सिगरेट से कुछ होता है, तभी तो आप बाकी नशों पर गए। हाँ। एक वक्त पे तो उसने भी आपको असर करना छोड़ दिया, असर कर करके फिर आपने नेक्स्ट स्टेप लिया कि अभी और चाहिए मुझे, तो कुछ होता है तभी तो आप गए। मेरे एक पेशेंट थे, उन्होंने कहा मेरे नाना थे, वो सिगरेट पीते थे, उन्होंने पूरे 105 साल जिंदगी जी, और उनका ये बिलीफ था कि मैं भी 105 साल जीना चाहता हूँ, इसीलिए सिगरेट पीता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या ये सबूत है, क्या ये सबूत है कि अगर कोई सिगरेट पिएगा तो 105 साल जिएगा? तो आपकी बात ठीक है, नाना हो सकता है नाना ने कोई देसी खुराकें खाई हो और कोई जो है अच्छे दौर में जी गया। सर नहीं पीते तो 125 साल जी लेते हैं, नहीं पीते तो 125 हाँ, साल। ये एक दूसरा एंगल बता रहे हैं कि हो सकता है वही नाना सिगरेट ना पीते तो 125 साल जी लेते। नहीं सर, मतलब ये एंगल से अगर हम इसको देखते हैं ना तो मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन ये है कि जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि बंदा सांस ले रहा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ वो 10 साल जिया या 100 साल जिया, बिल्कुल। दिस इज द के आखिरी 15 साल आप भी तंग थे, घर वाले भी तंग, बेड में रह के वो 50 साल गुजार दिए तो क्या होती जिंदगी। हाँ, और वेंटिलेटर और रोजाना इमरजेंसियां और डॉक्टर, और दूसरा जो है आप आखिरी मोमेंट तक एंजॉय करते हुए अपने कदमों पे आपको वेंटिलेटर पर डॉक्टरों के पास चक्कर नहीं काटने पड़े। एक अनदर पीने का तो कुछ भी नहीं है, मगर हमारे मरीज कहते हैं कि सिगरेट कोई नुकसान भी नहीं है। तो साइंस क्या कह रही है? बट वो उस सिगरेट के पैकेट पर मौजूद तस्वीर भी नहीं देखना चाहते। अगेन उस कंफर्मेशन बायस और डिजायरेबिलिटी बायस में फंसे रहते हैं कि वो उसे भी नहीं देखना चाहते, बस वो वही देखना चाहते हैं जो वो देखना चाहते हैं, वो उससे निकलना ही नहीं चाहते। मेरे एक दोस्त हैं, तो जब से वो पैकेट पे वो आई ना तस्वीर, तो उन्होंने केस ले लिया एक बड़ा खूबसूरत सा, और जब भी सिगरेट लेके पैकेट फेंक के और उस केस में डाल लेते हैं, वो ना देखना पड़े मुझे। वो देख के मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बुरा बुरा सा लगता है। तो देखें ऐसे लोग हैं क्योंकि वो बस अपने आप को महदूद रखना चाहते हैं, वो अपनी सोचों को क्रिटिकली नहीं देखते। देखें ना, अगेन जो टोयोटा कार कंपनी है, होंडा कार कंपनी है, या और कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल की कंपनी है, अगर वो अपनी ही बनाई हुई प्रोडक्ट को क्रिटिकली ना देखते तो उसका अपडेटेड मॉडल आता है ना, अपडेटेड मॉडल गाड़ियों का 2-3-4 साल बाद आता है, मोबाइलों का तो हर साल ही आता है, कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का। क्यों? अगर वही परफेक्ट था तो फिर अगला मॉडल क्यों? इसका मतलब क्या है कि अपडेट होने की जरूरत रहती है, अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत रहती है, और हम सब नए मॉडल को ही लेना चाहते हैं। कोई है जिसकी ख्वाहिश हो पुराना मॉडल, यहाँ तक के कपड़ों में भी, जूतों में भी, जहाँ जहाँ हमारा बस चलता है हम नया मॉडल चाहते हैं, जहाँ जहाँ हमारा बस चलता है, या नया मॉडल नहीं तो कम से कम नए के करीब हो। कोई नहीं चाहता कि जी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 1950 का मॉडल है। हर कोई अपग्रेडेड कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी चीज़ होगी। तो सोचो में क्यों ना फिर अपने आप को कि साइंस जो जो चीज़ें कहेगी ये ऐसी फजूल है, आप ऐसी फंसे हुए हैं, निकल जाए इनसे, तो हमें निकल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। जो जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए, इल्म के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं तो फिर आगे बढ़ना चाहिए, रुके रहने की तो कोई ज़रूरत उसमें नहीं है। सो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो इल फाउंडेड बिलीफ्स हैं, ऑब्सोलीट बिलीफ हैं, सुपरस्टिशंस हैं, मिथ्स हैं, इन सब से मिस जो नाइजा हिंदो ने बात की, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इन सब से निकलने की ज़रूरत है। और एक पॉइंट आपने मिस कर दिए कि जो एडिक्ट्स होते हैं ना, उनका ये भी बिलीफ होता है कि अगर सिगरेट में थोड़े कम पैसों वाली ले रहा हूँ तो वो बैड क्वालिटी है, वो नुकसान देती है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली लेता हूँ तो वो नुकसान नहीं देती, और वो हर ड्रग में ऐसा ही करते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी वाली है, ये बुरी क्वालिटी वाली है। लेकिन
मतलब उनका ये बिलीफ बन जाता है कि अगर ये वाली पीऊँगा तो सही रहूँगा, ये वाली नहीं पीऊँगा तो ये वाली पीऊँगा, थोड़ी सस्ते वाली पीऊँगा तो खराब हो जाएगी तबीयत। लेकिन ये है कि ड्रग तो ड्रग है, आपकी बॉडी में जाएगी तो वो अच्छी क्वालिटी की हो या बुरी क्वालिटी की हो, नुकसान तो वही देगी ना आपको। खालिस जहर जल्दी मारेगा या मिलावट वाला? खालिस जहर ब्रांडेड, ठीक है। तो ऐसे ही आप सही कह रही हैं। इन 2011 लाहौर में था मैं, तो एक पेशेंट ने मुझे कहा सर मैं तो जो है कज़ाकी स्टेडियम के अंदर जो टक शॉप है ना वहाँ से सिगरेट लेकर आता हूँ, ब्रांडेड होती है। मैंने कभी कज़ाकी स्टेडियम के अलावा कहीं से सिगरेट ली ही नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या वो नुकसानदेह नहीं है? अगर नहीं है तो मैं अपनी बात मान लेता हूँ। तो ये बस वही अगेन अपने आप को समझाने वाली, तसल्ली देने वाली बात होती है। जहर तो जितना खालिस होगा, जितना अच्छा और म्यारी होगा, उतने ज़्यादा आपके मरने के चांस हैं, और जितना मिलावट वाला होगा उतने बचने के चांस हैं। तो सस्ती में हो सकता है मिलावट हो, खोट हो, तो बच जाए, और जो विलायती होगी उसमें मिलावट नहीं होगी तो फिर ज़्यादा नुकसान। तो ये जहर तो काम तो अपना वही करेगा ना जो उसका काम है। तो वो बस अपने आप को तसल्ली देते हैं, समझाते हैं, और इसमें रहना चाहते हैं, इस साइकिल से बाहर नहीं निकलना चाहते। और अगर कामयाब होना है तो रीथिंक करना है और अनलर्न करना है हर चीज़ में, नॉट जस्ट इन एडिक्शन ट्रीटमेंट। आप जो काम करते हैं, आप जैसे बच्चों को डील करते हैं, आप जैसे पार्टनर को डील करते हैं, आप जैसे घर में रहते हैं, आपको हर चीज़ में अपने आप को रीथिंक और अनलर्न करने की ज़रूरत है। अगर आप रीथिंक और अनलर्न करेंगे तो कामयाब होंगे। मगर अगर आप कहेंगे कि नहीं मैंने ऐसे होता हुआ देखा था, जो इसकी राह में रुकावट है ना, वो ये है कि मैं बहुत सालों से ऐसे कर रहा हूँ और अब ऐसे ही चलता रहेगा। एक रुकावट। दूसरी रुकावट कि वो मुश्किल है छोड़ना, जैसे छोड़ना मुश्किल है, ये एक रुकावट होती है। और मेरे इर्द गिर्द के लोग ऐसे करते हैं। अगर राइट ब्रदर्स ने भी यही किया होता, अगर राइट ब्रदर्स ने भी कहा हुआ होता तो जहाज ना होता हमारे पास, और जिन्होंने पेंसिलिन दरियाफ्त की तो फिर आज हम वैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर रहे होते जैसे पहले मर रहे थे। और इंटरनेट भी ना होता कि कभी हुआ ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि कोई इसमें वायर ना लगे, कोई और चीज़ ना लगे, और जो है कहीं बात हो जाए, कहीं की मालूमात आ जाए, और कोई कहीं बैठे हुए यहाँ से जो मालूमात अपलोड की जा रही हो वहाँ से देख लें। ये कैसे हो सकता है? वो भी ऐसे ही सोचते, और वो क्रिटिकली ना सोचते कि नहीं कुछ ऐसा हो सकता है, तो दरियाफ्त ही ना होती। तो दरियाफ्त तो होती ही आरसी शक करना, तजस्सुस करना, और फिर दरियाफ्त होती है। मगर अगर आप कहते हैं बस जो मुझे पता है यही ठीक है, यही सही है, यही सच है, और आप उसी को सही साबित करते हैं, तो फिर आप और किसी का नुकसान नहीं करते हैं, आप अपना नुकसान करते हैं। और आप 2023 में भी गधा गाड़ी पे सफ़र करते रहते हैं। जो ज़िंदगी का सफ़र है वो आप गधा गाड़ी पे कर रहे हैं और अपने आप को कामयाब होने से रोकते हैं।